बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, शहरों में कोचिंग माफियाओं का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर चल रहे कोचिंग सेंटर्स, आवासीय कॉलोनी की शांति भंग। राजस्थान में कोचिंग माफियाओं ने एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर रखा है। ये माफिया विद्यार्थियों के भविष्य की गारंटी देकर अपने खजाने भरने की गारंटी ले रहे हैं। जयपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, अजमेर और लगभग अन्य छोटे बड़े शहरों में इन माफियाओं की अकूत संपत्तियां देखकर ताजुब करना पड़ता है। इनकम टैक्स विभाग की आंखों में धूल झोंक कर ये माफिया शिक्षा तंत्र की जड़ों में तेजाब डाल रहे हैं। कल तक छोटे मोटे अध्यापक कहलाने वाले लोगों ने इस कारोबार को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अच्छे भले भू माफिया भी फीके पड़ जाते हैं। कोटा और सीकर में तो इन माफियाओं के कारोबार ने उनको अरबों रुपयों की संपत्ति का मालिक बना दिया है। सीकर के एक ऐसे ही कोचिंग सेंटर ने तो धन अर्जित करने में क्रांति ही पैदा कर दी है। इस संस्थान के एक हिस्सेदार ने तो डॉक्टरी पद छोड़कर संस्थान का काम संभाल लिया है। लगभग 20 साल पहले जो लोग कोचिंग सेंटर्स के नाम पर 2-4 कमरों की पाठशालाएं संचालित कर रहे थे, आज सैकड़ों बीघाओं में फैले सीमेंट के संसार में पैसे कूट रहे हैं। एक तरफ कोचिंग माफिया तेजी से अपना साम्राज्य फैला रहे हैं, दूसरी तरफ उसी रफ्तार से छात्र छात्राओं के हॉस्टल्स माफिया भी बिना नियम कायदे अपनाए उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ माफिया शब्द मैं जानबूझकर प्रयोग में ला रहा हूँ। साम दाम दंड भेद से जो कारोबार चलाया जाता है उसे इबादत तो नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टि से शिक्षा से जुड़ा यह कारोबार माफियाओं जैसा ही हो चुका है। राज्य के हर छोटे बड़े शहरों में कोचिंग क्रांति ने इस तेजी से पांव पसारे हैं कि गली कूचों में कोचिंग कारोबार चलाया जाने लगा है। पिछले एक साल में राज्य में 20,000 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं, लेकिन इनमें से 20% भी पंजीकृत नहीं। जहाँ तक सरकारी शर्तों के पालन का सवाल है, पंजीकृत संस्थान भी जरूरी नियमों का पालन नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण ही देख लीजिए। नियम है कि कोई भी संस्थान राज्य के अवकाश के दिन या राष्ट्रीय त्योहारों पर नहीं चल सकते। संस्थान स्कूल के निर्धारित समय के बाद ही चल सकते हैं, मगर शायद ही कोई संस्थान इन मामूली नियमों का पालन करता हो। अन्य जरूरी नियम आगे उल्लेखित करूँगा। बड़े कोचिंग माफियाओं की बात न भी की जाए तो राज्य में 90% कोचिंग सेंटर्स आवासीय कॉलोनी में चल रहे हैं। तंग गलियों में पूरे दिन बच्चों का आना जाना लगा रहता है, जिससे शोर तो होता ही है, साथ ही घर की प्राइवेसी भी भंग होती है। आवासीय कॉलोनी में या घरों में कोचिंग चलने से जहां लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पार्किंग की भी समस्या खड़ी हो रही है। इस पर कॉलोनी के लोगों का कहना होता है कि बच्चे साइकिल और मोटरसाइकिल को रोड पर या गलियों में खड़ी कर देते हैं। लोगों की शिकायत के बाद भी कोचिंग संचालक सुनने को तैयार नहीं होते। राज्य के जितने भी शहरों में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां छात्र छात्राओं से मन माफिक मोटी फीस ली जाती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। एक बड़े हॉल में 70 से 80 छात्रों को जमीन पर बैठाकर पढ़ाया जाता है, जहां पर छात्रों को घंटे बैठे रहने के बाद भी न तो कूलर की व्यवस्था हो पाती है, न शुद्ध जल की, न ही पार्किंग की, जबकि नियमानुसार एक छात्र के बैठने के लिए 1 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालन के लिए नियमानुसार 3,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल न्यूनतम निर्धारित किया गया है। इस भवन का वाणिज्य या शैक्षणिक भू उपयोग परिवर्तन होना आवश्यक है। मेरा दावा है कि राज्य के 80% से अधिकतर सेंटर्स तो आवासीय मकानों में संचालित हो रहे हैं। इन कोचिंग सेंटरों को व्यावसायिक श्रेणी में आने के कारण श्रम विभाग से भी पंजीयन लेना आवश्यक होता है, जो अधिकतर कोचिंग क्लासेस के पास नहीं है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोचिंग संस्थानों पर भवन विनिमयों में संस्थानिक मापदंड लागू होते हैं। इसके अनुसार जहां कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा है, वहां की सड़क की चौड़ाई 40 फीट होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर परिसर में 2 पहिया और कार पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्र छात्राओं के अनुपात में अलग अलग शौचालयों का होना आवश्यक है। अग्निशमन का निरापत्ति प्रमाण पत्र नगर परिषद से जारी होना चाहिए। जिस भवन में कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, वहाँ छात्रों के लिए कैटरिंग, काउंसलिंग, कार्यालय, स्टाफ रूम होना आवश्यक है। पूरे राज्य में शायद ही किसी माफिया के कोचिंग सेंटर में अग्निशमन के लिए पुख्ता व्यवस्था हो। दिल्ली में जब एक कोचिंग सेंटर में आग लगी, तब ही पता चला कि ये माफिया किस तरह धन बल से अग्निशमन निरापत्ति प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं। मैं दूर नहीं जाता, अजमेर की बात कर लेता हूँ। यहाँ शायद ही किसी कोचिंग सेंटर पर आग का हादसा होने पर बच निकलने के लिए माकूल रास्ते हों। स्ट्रेचर से पीड़ितों को नीचे लाने के रैंप हों, बच्चों के लिए डिस्पेंसरी हो, बच्चों के मानसिक दबाव पर नियंत्रण करने वाले मनोचिकित्सक हों, कैंटीन्स हों। मित्रों, स्थान अभाव के कारण बहुत सी बातें रह गई हैं। जनता से जुड़े इस मुद्दे पर आगे क्रमवार बातें करता रहूँगा।
मेरा पाठकों से आग्रह है कि वह अपने शहर में पनप रहे इस कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जानकारी उपलब्ध करवाएं। मैं यकीन दिलाता हूं कि बिना किसी भय के उनको ब्लॉक में सम्मान दूंगा। आखिर हमारी पीढ़ियां कब तक फांसी के फंदों पर झूलती रहेंगी? इसी सवाल के साथ इतना ही। धन्यवाद।